Hello everyone, good evening, namaskar. Welcome all of you. दोस्तों आज की क्लास इसमें हम 50 महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको प्री में पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम रहे, चाहे वो आपका एसएससी का हो या पटवारी का हो या कांस्टेबल अभी होने वाली है उसका रहे, सभी में आएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको स्लाइड पर लिखे हुए तो इंग्लिश में मिलेंगे, बट मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला कि हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय जो संसद है उस संसद का प्रमुख कौन होता है, मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। अभी आपको याद होगा कि हमारे नए संसद भवन का जब इनॉग्रेशन हुआ था, विपक्षी दलों ने उसमें भाग नहीं लिया था। वो अलग अलग बातें कर रहे थे कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है उसमें। बेशक उन विपक्षी दलों ने अपने वहाँ पर नए नए विधानसभा भवन बनाए थे, तो गवर्नर को नहीं बुलाया था। वैसे हमारा संविधान ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, राष्ट्रपति को हम कभी भी हेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नहीं पढ़ते हैं। उसको हम पढ़ते हैं क्या? उसको पढ़ते हैं हेड ऑफ द नेशन, और ना तो प्राइम मिनिस्टर हमारे संसद का। तो राइट आंसर जो इसमें आता है वो आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष ही वही मुखिया माना जाता है। ओके, तो इसका पहले नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। वॉइस मेरी नहीं आ रही हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको थोड़ा ठीक कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जा करके ABCD लिख करके चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे कुछ हम आपके सामने राइट बताएंगे, अधिकार बताएंगे, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो जैसे पहला आया राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समता का अधिकार। उसके बाद दूसरा आता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तीसरा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फोर्थ आता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल वो हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत माने जाते हैं। हालांकि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकली ज़्यादा है, इकोनॉमिकली कम है। दूसरी बात, इन्हें फंडामेंटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन्हें देश की मूल विधि होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर स्थान मिला हुआ है। तीसरा फंडामेंटल इसलिए है कि यदि कोई आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी अन्य कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसके द्वारा ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था इसे मौलिक अधिकारों की सूची से एलिमिनेट किया गया, हटा दिया गया, और आर्टिकल नंबर 300A में पहुंचा दिया गया। तो ऊपर के जो 3 थे वो सारे के सारे आज भी मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह जाती है। ये राइट टू एजुकेशन कोई अलग से अधिकार नहीं है, बट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी ईयर्स, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? पहला है 3 साल के लिए, दूसरा है 4 साल के लिए, चौथा है 5 साल के लिए, और छठवां है 6 साल के लिए। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 साल का होता है, और ये भी उसमें कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक, यानी एक बार 4 साल के लिए आप, और सेकंड टाइम फिर से 4 साल का ड्यूरेशन, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी तीसरी बार राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते। हमारे संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, इसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं है। बस कार्यकाल जो है वो एक 5 साल का रखा जाता है।
लेकिन अभी तक सिर्फ एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने जो 2 कार्यकाल के लिए रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा कोई भी दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर है 4th, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही अपने आगे आने वाले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है, या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम जज होगा उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको क्या लगाना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। एक व्यवस्था बनी हुई है जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। वो लोग नाम फाइनल कर देते हैं और उसके बाद भेजते हैं सरकार के पास, उन्हीं नामों में से नियुक्ति की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 10, 12, 15 और 22। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछते कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन और मैं जोड़ देता, लिख देता 8, तो आपका आंसर होता 8। ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी, आगे चल करके फिर उसमें 4 अनुसूचियां और ऐड ऑन हुई हैं, तो आज की डेट में 12 अनुसूचियां हो जाती हैं, है ना। करेक्ट आंसर ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्स, है ना, शेड्यूल्स जो हैं वो 12 हैं, और ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले कौन उसे डिजॉल्व कर सकता है? डिजॉल्व करने का मतलब है उसे कौन भंग कर सकता है कि अब नए चुनाव होंगे। ओके, तो बता सकते हैं आप लोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री और सभी प्रकार के मंत्रियों को लेकर के बनती। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? प्रकाश जी, राइट आंसर इसमें आएगा राष्ट्रपति। लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन के साथ याद रखने वाली चीजें हैं राष्ट्रपति के, चाहे वो पावर हो राष्ट्रपति या हो, राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद, जैसे अभी करंट की हम सिचुएशन की बात करें, अभी एनडीए सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 2024 में इलेक्शन होंगे। यदि ये मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देती है, सिफारिश कर देती है कि आप इसको डिजॉल्व कर दो, तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, भंग कर दे। लेकिन ऐसी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सिफारिश करे जो अपना बहुमत हो चुका हो, तब क्या करेंगे? तो फिर उसकी बात ये नहीं मानेंगे। हाँ प्रकाश जी, देखिए जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ही सरल सी आंग्ल भाषा है, और जो भी लिखा है मैं उसको पूरी तरीके से हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूँ। और आप पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आएगा, कोशिश तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 7, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ विच फ्रेज, यानी कि प्रियम्बल का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन से पैराग्राफ से स्टार्ट होती है, यानी कौन सी लाइन से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा ऑप्शन है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि ये क्या है? लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता, है ना। फिर है जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, और सोवरेन संपूर्ण प्रभुता, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो संविधान है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल मोनली, ये सब आता है ना, हम भारत के लोग भारत को,
ए जो है ये राइट आंसर होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पीएम बनने की न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 21 साल, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, सी है 30 साल और ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी होना चाहिए। कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। काश जी लिखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा 25। तो 25 वर्ष होगा, करेक्ट है। कैसे कि देखिए, डायरेक्टली ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो वो उसे अपना नेता चुने, ठीक। तीसरा आता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। अब आगे चलकर ये कंडीशन भी बताई जाती है कि मान लो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा की या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी होती है। राज्यसभा की मेंबरशिप मिनिमम एज 30 साल रखी गई है, लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। तो इसलिए 25 वर्ष से कम में तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ इनडायरेक्टली आंसर जो है वो हमें मिलता है 25 वर्ष, जो कि राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये 35 की जगह 25 याद रखना, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष रखिए। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का इनमें से पदेन सभापति कौन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन शब्द का मतलब ये है पदेन सभापति राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन दिया है कि भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, इस शब्द का अपना मीनिंग है एक्स ऑफिशियो या पदेन। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा का कोई सभापति नहीं बनाया जाएगा। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग अपने लिए किसी चेयरपर्सन, किसी सभापति को नहीं चुनती है। जो भी पर्सन पीएम है वो अपने आप से नीति आयोग का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति, वो अध्यक्ष बन जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ लागू होती है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A, इनमें से कौन सा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ कि इसका आंसर जो है आप लोग अधिकांश गलत बताएंगे। अब अधिकांश क्या, एक दो ही लगा रहे हो, बाकी तो इसमें लगा ही नहीं रहे हो। जैसे जीएस, अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन लिखा है डी। आप बताएं क्या होगा सही आंसर। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 21, 24, 45 और 51A। करेक्ट आंसर है जीएस अब आर्टिकल नंबर 51A। गलत आंसर, क्योंकि देखो वैसे तो अगर मैं 51A ये भी सही होगा अगर पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो, और 45 भी सही होगा। कारण है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 3 जगह संशोधन किया गया। उसमें एक तो आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट में यहाँ लिखा नहीं है वो ए, तो इसको चलो हम नहीं लेते हैं। फिर आर्टिकल 45 में ऑलरेडी पहले से ही शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है 6 वर्ष तक के बच्चों के बारे में, और 51A में ही 11वां कर्तव्य आता है कि वो जो बताता है कि 6 से 14 आयु वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनके अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो उस कंडीशन में 2 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे।
ठीक है। हाँ, अगला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए? भाग दूसरा, पार्ट 2 यानी भाग दूसरा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। नीति निर्देशक तत्व इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये राज्य की मर्जी पर निर्भर करते हैं। इस बार इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी एक समान नागरिक संहिता उस पर सुझाव मांगे गए और इसको लेकर के अब संसद कानून बनाएगी समान नागरिक संहिता को लेकर। ये समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है। तो ये जो 44 है ये भाग चौथा आता है, फोर्थ पार्ट है, तीसरे में नहीं आता है, ये भाग 4। अगला क्वेश्चन नंबर है 12, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राष्ट्रपति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। करेक्ट आंसर है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्री परिषद है। एक मंत्री के खिलाफ भी अगर प्रस्ताव आता है और वो पास हो गया लोकसभा से, तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर है 13, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं? कितने मनोनीत सदस्य हैं? 6, 10, 12, 14। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति जिन्हें करता है उनकी संख्या कितनी है? तो प्रकाश जी बोल रहे हैं कि इनकी संख्या है 12। ये भी बता दो कौन कौन से सेक्टर से ये 12 सदस्य आते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो ये राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, साहित्य यानी कि लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से आते। और जब विधान परिषद की बात करेंगे तो वहां पर एक क्षेत्र और जुड़ जाएगा जिसे हम कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता और कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती? अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की संविधान के अनुसार कितनी हो सकती है? 500, 545, 550 और 600। आपकी सुविधा के लिए एक ऑप्शन और जरूर देता हूं इसमें, 552। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? संविधान में लिखा था कि, लिखा क्या था ओरिजिनली, तो उसकी सदस्य संख्या अलग थी, लेकिन संशोधन के पश्चात तो हम अभी तक पढ़ते रहते थे कि 552 हो सकती है, बट ये गलत हो जाएगा अब आज की डेट में। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 552 यानी कि इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्य इंक्लूडेड हैं, उनको मिलाकर हो सकती है। लेकिन अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्य नॉमिनेट करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, इसलिए अधिकतम सदस्य संख्या अब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 500 ही होगी, है ना? 500 ही होगी अधिकतम। होती कितनी है? तो अभी 545 है, बट वो 500 ही रहेगी। नहीं सॉरी, 500 नहीं, 550 है ना, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, 500 की जगह 550, करेक्ट। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम सीएजी बोलते हैं, कैग के नाम से जिसे हम जानते हैं शॉर्ट में। इस कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा का अध्यक्ष। सीएजी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार का ये एक महत्वपूर्ण पद है, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 17, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है? आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 352 है, 360 है, 365 है और 370 है। अब इसमें भी विचित्र स्थिति बन जाएगी कि कैसे इसमें हम राइट आंसर खोजें। आपातकालीन प्रावधान, तो ज़्यादा तर्क लगाओगे तो आप फंस जाओगे, फिर बोलोगे अरे ये 360 भी लगा देते हैं, 352 तो है ही, 365 और होता और 356 और होता, लेकिन 352 ही इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि हैं तो 352 से लेके 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। लेकिन जब हमें चार में से एक ही चूज करना हो तो क्यों ना हम जो सबसे सही हो उसको चुने, ना कि विवाद अपनी तरफ से पैदा करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में बैठना आपको है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड एवरी 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर, यानी भारत में जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? वित्त आयोग, आर्टिकल इसके लिए है 280। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि भारत के संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और फिर आफ्टर एवरी 5 ईयर, यानी उसके प्रत्येक 5 साल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, 5 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करेगा? फाइनल, उसने जो अर्थ निकाला वही फाइनल माना जाएगा। भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। फाइनल इंटरप्रेटर, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार तो वो मिला है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा किसी आर्टिकल में, किसी अनुसूची में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो उसकी व्याख्या करते समय वह प्रस्तावना का रेफरेंस भी लेगा। आर्टिकल नंबर ये सी सही हो जाए, करेक्ट। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली बट विदाउट अ, यानी केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, उसमें क्या है, उसमें विधानसभा बनी हुई है। 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में जिनमें विधानसभा है, एक पौंडीचेरी है, दूसरा दिल्ली है। अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई नहीं गई है, आगे चल के देखेंगे। लेकिन विधानसभा तो है, बट वहाँ पर उसमें क्या नहीं है? मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा अभी तक, हम ये तो पढ़ते रहे होंगे कि वहाँ पर विधानसभा है। तो राइट आंसर इसका जो आता है कि विदाउट टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा। तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं माना जाता पौंडीचेरी के बारे में। इसको मैं एक बार और डबल चेक करना चाहूँगा, उसके बाद इस पर एश्योरिटी दूंगा। फिलहाल आप भी अपने अपने सोर्सेज से इसको करेक्ट कर लेना, मैं एक बार फिर से रीचेक करूँगा, फिर इसका कंफर्मेशन करूँगा कि वास्तव में यही सही होगा या कुछ और। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो राज्यों में जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य की मंत्री परिषद, तो उस राज्य मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राज्यों की मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तो जैसे केंद्र में
मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्यों में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलकर के बनती है। मुख्य परीक्षा 22 के लिए जो 30 को स्टार्ट होगी, 30/10 को टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। इसके 4 टेस्ट ऑनगोइंग हैं, 3 हो चुके हैं, चौथा अभी थोड़ी देर में सर्कुलेट हो जाएगा। बाकी के टेस्ट जो है टोटल नंबर है 25। इसमें पहले हम क्या करते हैं कि पेपर 1 और पेपर जो ए और बी है, जैसे 1A 1B, इनके 3-3 टेस्ट लेते हैं यूनिट वाइज। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। ऐसे ही पेपर 2A और 2B के 3-3 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे। ये कंप्लीट होने पर पूरा एक FLT है। पेपर तीसरा जो है, इसमें टोटल 10 यूनिट हैं, तो पहले हम उन सारी यूनिट के अलग अलग टेस्ट ले लेते हैं और देन फिर उसका पूरा एक FLT। पेपर 4 में FLT 2 मिलते हैं, पेपर 5 में भी 2 FLT मिलते हैं, पेपर 6 में भी 2 FLT मिलते हैं। तो इस सारे टेस्ट देने के लिए जो फीस रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन मोड में दें चाहे ऑफलाइन मोड में दें, 3000 रुपीज़ है। सारी कॉपियां मैं खुद एवेल्युएट करता हूं, टेस्ट के क्वेश्चन भी खुद ही इसमें रखने की कोशिश करता हूं। पहला टेस्ट फ्री था सभी के लिए, वेबसाइट पे ये सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं देखने के लिए, तो इस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। Which article of Indian Constitution deals with the impeachment of the President of India? यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग है, तो महाभियोग के लिए कौन सा संविधान का अनुच्छेद वर्णन करता है? 61, 71, 91 और 101। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता है, वायलेशन करता है, तब उसे उसके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग यहाँ हमें मिलता है कौन से आर्टिकल में? ये गलत आंसर है, 71 में नहीं है, ये इसमें आ जाएगा 61। वैसे 56 में भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, 56 महाभियोग के द्वारा, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस दिया गया, हटाना 56 में। लेकिन यहाँ 56 का मेंशन नहीं किया, तो हम क्या सही मानेंगे? 61 करेक्ट मानेंगे। महाभियोग भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के अगेंस्ट में लगता है, बाकी अन्य किसी के भी खिलाफ ये नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 23। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या भारत की संसद के द्वारा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम? तो ये जो नियुक्ति होती है ये प्रेसिडेंट के द्वारा होती है ना, राष्ट्रपति है, उसकी ड्यूटी है कि इन सब पदों पर नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड हाउ मेनी अदर जज? यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय किससे मिलकर बनता है? एक हो गया मुख्य न्यायाधीश, और इस मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीश होंगे? 26, 29, 31 और 34। तो ये टाइम टू टाइम पहले 5+1 हुआ करता था, शुरुआत में देखें, धीरे धीरे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई संशोधन करते गए। अभी हम क्या लगा लेंगे, अभी 35 हो गए हैं शायद, है ना, 34+1 35 या 35+1, थोड़ा डाउट की सिचुएशन के लिए तो नहीं है, गलत है, 29 तो नहीं, जहाँ तक है 34+1 होना चाहिए। फिर भी एक बार रीचेक जरूर कर लेना, फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल चीज़ें याद हो जाती हैं, फैक्चुअल भूल जाते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अगर इन 4 में से हम चुनेंगे तो फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मिलेगा, बाकी कुछ भी इसमें नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? यानी 4 संस्थाएं नीचे लिखी होंगी, उनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है ना? नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग,
दूसरा है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा लिखा है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय जो आयोग बना हुआ है वो। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन संविधान में है, यूपीएससी भी है। आरबीआई का उल्लेख मिलता है क्या संविधान में? तो आरबीआई का उल्लेख मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन ये भी संविधान में नहीं आता। तो फिर वही पीएससी में अगर ये होता तो वो तो दोनों सही कर लेते। अगला, ऐसे क्वेश्चनों को कोडिंग के द्वारा पूछना ज़्यादा सही रहता है। द राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व्ड बाई, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? डिजॉल्व का मतलब होता है भंग करना, नए चुनाव। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा, राज्यसभा स्वयं। अब बताओ क्या होगा? द राज्यसभा कैन बी डिजॉल्व्ड बाई, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज नोटा, क्योंकि राज्यसभा है परमानेंट हाउस, स्थायी सदन, जो कभी भंग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए आते हैं, तो एक साइक्लिक क्रम में ये चलता रहता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बना है, इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर विच आर्टिकल। सिंपल ऐसी बात समझो कि जो अनुसूचित जाति आयोग है राष्ट्रीय वाला, उसको कौन से संविधान के अनुच्छेद के द्वारा शक्तियां मिली हुई हैं? 330, 338, 343 और 356। नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो 338 जो आएगा वो, पहले एक ही कमीशन हुआ करता था ट्राइब्स के लिए और इसके अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए, फिर इसका विभाजन कर दिया, एक 38 और एक 38A हो गया। तो इसलिए हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, केंद्रीय गृह मंत्री। तो नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने संवैधानिक पद हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते। द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मौलिक ढांचा। हाँ, उसी से मिलते जुलते हैं, किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। मौलिक ढांचा या मूल ढांचा। तो ये मौलिक ढांचा की अवधारणा, कंसेप्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में कौन से प्रकरण में उत्पन्न हुई थी? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, और चौथा है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। राजनारायण वो हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को पराजित कर दिया था, कोर्ट ने उनका चुनाव खारिज कर दिया था, तब इंदिरा जी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। ये वही राजनारायण है। तो सुप्रीम कोर्ट में मौलिक ढांचे संबंधी जो प्रश्न उत्पन्न हुआ था वो केशवानंद भारती बाद में हुआ था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रकरण क्या चलता रहा था कि सर्वोच्च कौन है? संसद कहती है हम सर्वोच्च हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है हम सर्वोच्च हैं। तो ये दोनों में आपस में टकराव था। पहले गोलकनाथ केस में आया था, फिर उसके बाद यहाँ तो केशवानंद भारती बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरी, जितने उस समय के जज थे उनकी संविधान पीठ बनाई थी, जो निर्णय दिया था कि संसद जो है उसको पूरा अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार सहित पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते, कुछ भी। लेकिन वो साथ में एक बात और जोड़ देते हैं कि संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचा जो है उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। और मूल ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हम अपने आगे आने वाले निर्णयों में बताएंगे कि मौलिक ढांचा है क्या। तो पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास में इस केस को डिटेल में, बट यहाँ केशवानंद भारती वाला आ जाता है।
विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू ईच स्टेट। यानी यहाँ प्रश्न ये कहता है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं अलग अलग राज्यों को जो दी गई हैं, तो वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बंटवारा किया गया है, कौन सी अनुसूची के द्वारा ये बंटवारा किया गया है राज्यसभा में अलग अलग सीटों का प्रतिनिधित्व। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी और चौथी। जैसे मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें आती हैं, ठीक है, यूपी से सबसे ज़्यादा आती हैं। तो ये बंटवारा कौन से शेड्यूल के द्वारा किया गया है, कौन सी अनुसूची के द्वारा किया है? तो ये चौथी अनुसूची में, पहली में लिखा है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे करके 12 अनुसूचियां भी रट लेना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है मिस्टर प्रकाश कुमार। आपके पॉलिटी के आंसरों को देखकर लगता है करेक्ट नॉलेज। द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को हम बोलते हैं समाजवादी, यानी समाजवादी का विचार, आइडिया का विचार। इकोनॉमी इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट। यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया या समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार आया है वो कौन से संशोधन के द्वारा? तो 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। अब इसमें प्रश्न बड़ा सिंपल कर दिया है, इसने लिखा है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब हो गया प्रस्तावना, और हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, तो यही उत्तर हो जाता है। एक समाजवादी जोड़ा गया था, दूसरा पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, और तीसरा और अखंड। तो ए जो है राइट आंसर, जोड़ा ही गया है, अभी हटाया तो कुछ नहीं। ये समाजवादी एक प्रकार से क्यों जोड़ा था, तो हम उस समय यूएसएसआर के प्रभाव में थे, उनके प्रभाव में आकर के ये चीज़ें जोड़ी गई थी। थोड़ी सी हमारी जो नेशनल सोच थी कुछ समय के हिसाब से नहीं रही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। यानी कि किस वर्ष में भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2002 में, 2005 में, 2008 में और 2010 में। सूचना का अधिकार नियम भी बड़ी परेशानियां पैदा करता है, बड़ी सुविधाएं भी देता है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी नकारात्मक भी। प्रशासनिक लोग नहीं चाहते हैं कि ये रहना चाहिए, जनता चाहती है कि ये रहना चाहिए। तो 2005 में ये इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट का मतलब है लागू होना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, किस वर्ष में बना? 91 में बना, 93 में बना, 95 में बना या 97 में बना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 93 में ये बन गया। ये अभी भी है सिलेबस में, एमपीपीएससी में तो है ही। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हटा देते हैं चीफ जस्टिस, क्योंकि इसमें उनका नाम है ही नहीं। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है उनका नाम मैं जोड़ नहीं पाया। एक स्टडी है, काफ़ी पहले भी आई थी और अभी भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज हैं उनके रिश्तेदारी जज बनते रहते हैं। एक तरफ तो न्यायपालिका सभी जगह ट्रांसपेरेंसी चाहती है, लेकिन अपने यहाँ नियुक्ति किस तरीके से करती है इस बात को लेकर ट्रांसपेरेंसी वो पसंद नहीं करती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लेंगे वो। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये हो चुका है फाइनेंस कमीशन। अच्छा नहीं हुआ था, पहले आर्टिकल नहीं पूछा था, पहले ये पूछा था कि कितने साल में बनता है। यानी हमें ये बताना है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 265 के अंतर्गत, 280, 312, 315। 315 में तो संघ यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज है। 280 में लिखा है वित्त आयोग के, तो 280 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 37, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह अपना इस्तीफा किसको संबोधित करके छोड़ता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को
या लोकसभा के महासचिव? कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर देने की कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का उपाध्यक्ष या लोकसभा का? तो यहाँ पर लोकसभा के उपाध्यक्ष का नाम आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 38, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किस वर्ष में इसका गठन हुआ था? 10वीं यूनिट है ना, जिसमें बहुत सारे आयोग दिए गए हैं प्री में। तो 1990, 1992, 94 और 96। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हमारे देश में 1990। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति आयोग, ये किस वर्ष बना? सन 2000 में बनाया गया, 2002 में बनाया गया, 2004 में या 2006 में? पहले 338 में ही दोनों के लिए था अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, फिर जाति आयोग अलग हो गया, जनजाति आयोग अलग हो गया, 338A और 338, तो ये 2000 में बना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी होना चाहिए, 35 या 30? 35 और 30 बताएं? नहीं बताएंगे? मत बताओ, हम भी नहीं बताते फिर। प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था, नीति आयोग है, अभी तो उसका स्थान किसने ले लिया है? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, अभी बन गया है नीति आयोग। तो योजना आयोग जो है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब है पदेन अध्यक्ष कौन रहता था? नहीं बता रहे हो राज्यसभा के मेंबर के बारे में? भाई 30 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए क्या लिखा है? 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, है ना। 35 साल यहाँ पर उसकी एज होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का और आज के समय नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352, 360, 370 और 375। तो राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। 3 आधारों पर लगता था, युद्ध की स्थिति हो पहला, दूसरा आता है एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, और तीसरा आता था जिसे कहते थे आंतरिक अशांति। अब इस आंतरिक अशांति नामक शब्द का दुरुपयोग किया था इंदिरा गांधी ने। चुनाव उनका कोर्ट ने निरस्त कर दिया था एज अ पीएम, तो उससे बचने के लिए इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अब जब दुरुपयोग किया, बाद में मोरारजी की सरकार आती है ईयर 1977 में, इन्होंने संविधान में संशोधन किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, और उस संशोधन के द्वारा इस शब्द को रिप्लेस कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने लिख दिया सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिवेलियन। दूसरा इन्होंने लिख दिया कि तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश करेगा, ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी तभी। पहले ऐसा नहीं था, बल्कि हुआ तो ये था कि पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, बाद में राष्ट्रपति से कहा था कि अब साइन कर दो। तो वो भी एक लोकतंत्र का दौर था। Which schedule of the Indian Constitution contains the oath of office for the President of India and the Governor of State? बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, इसका आंसर दे पाएंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति और जो गवर्नर है उनके शपथ ओथ के बारे में वर्णन किया गया है?
तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा आया और उसमें ये ऑप्शन रहे तो क्या होगा, ये 100% डिलीट होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किसी अनुसूची में नहीं आता, नेवर। वो सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 60 में ही दी गई है, कोई अनुसूची में नहीं आता, इसलिए वो हो जाएगा डिलीट, है ना। आप ऐसा मत समझ लेना कि तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की तो है बट प्रेसिडेंट की नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, यानी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो चीफ मिनिस्टर ये अपॉइंट किए जाते हैं राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73rd अमेंडमेंट सूचना के अधिकार से, पंचायती राज जिसे हम स्थानीय शासन व्यवस्था भी कह देते हैं, या प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर यानी कि भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण से, और चौथा आता है शिक्षा के अधिकार। 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि संवैधानिक रूप से पंचायती राज को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत गठित की जाती हैं? 255, 262, 270 और 263। इंटर स्टेट यानी राज्यों के बीच के जो विवाद हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आर्टिकल 263 में ये प्रोविजन किया गया है अंतरराज्यीय परिषद बनाने का। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? देखो, अभी तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह? तो यहां पर आ जाते हैं उपराज्यपाल। अगला, व्हाट इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। राज्यसभा का पदेन सभापति है, राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट है लेकिन उसके सदस्य का 6 साल है। इससे कंफ्यूज करा जाए तो ऐसा मत कर देना कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल लगा दो, वो 5 साल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 49, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पूछा जा चुका है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री मिस्टर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। करेक्ट आंसर है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। बनना तो इनको पीएम था पर डिप्टी पीएम बन करके, गांधी जी नहीं चाहते थे। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। आप मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस जो मेंस के बैच हैं, पीटी के जो मेंस हैं बैच हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सारी डिटेल टाइम टेबल आपको यहाँ मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोअर्ड द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 to 18? यानी भारत में वोट देने की जो पहले एज हुआ करती थी न्यूनतम, वो 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 44th, 61st, 73rd और 86। ये राजीव गांधी जी उस समय पीएम थे, उसी समय ये किया गया था। 21 से घटाकर 18 की गई थी, तो निर्वाचन आयोग के कार्यभार में वृद्धि हो गई थी क्योंकि 3 साल का एज ग्रुप नए वोटर के रूप में सामने आया। इसी समय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया था। तो ये काम हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान। तो ये थे 50 पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नहीं भी पूछे जाएं तो आपको एक तरीके से रिवाइज करा देते हैं पॉलिटी का। यदि आपको पसंद आया है ये लेक्चर तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट करें।
अगले लेक्चर में हम कल फिर मिलेंगे, फिर से कुछ नए 50 MCQ के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड